मैं आर.सी. गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज भरतपुर से ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में यूनिट 5 में कल का हमारा विषय था पाठ्यक्रम का निर्माण। उसके बारे में उसकी अर्थ और परिभाषा बताई थी। आज मैं पाठ्यक्रम के उद्देश्य से संबंधित क्षेत्र एवं आधार बता रहा हूँ। पाठ्यचर्या का क्षेत्र सामान्यतः विद्यालयों में विद्यार्थियों को शिक्षित करने हेतु जो कुछ किया जाता है उसे पाठचर्या कहते हैं। पाठचर्या के अंतर्गत सम्मिलित ज्ञान का स्वरूप एवं विस्तार अनिवार्य रूप से संबंधित समाज द्वारा मान्य शैक्षिक उद्देश्यों पर निर्भर करता है। इसलिए देश काल की भिन्नता के अनुसार पाठचर्या में भिन्नता पाई जाती है। वैदिक काल में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य ईश्वर आराधना, धार्मिक भावना को दृढ़ करना, बालकों का उच्च चरित्र निर्माण एवं उनके व्यक्तित्व का विकास करना था। उस समय पर विद्या अर्थात धार्मिक साहित्य का अध्ययन व अपरा विद्या अर्थात लौकिक एवं सांसारिक ज्ञान दोनों का ही समावेश था। उस समय शिक्षा के केंद्र गुरुकुल थे और शिक्षार्थी गुरु एवं परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे। ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ गुरु एवं गुरु पत्नी की सेवा, आश्रम की सफाई, पशुओं की देखभाल, भिक्षाटन के माध्यम से कर्तव्य पालन, सेवा भाव, विनयशीलता व अन्य चारित्रिक गुणों की शिक्षा प्राप्त करता था। इस तरह पठन पाठन के साथ साथ विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के समुचित अवसर प्राप्त होते थे। समय परिवर्तन के साथ साथ पाठचर्या में भी परिवर्तन होते रहे हैं तथा इसमें कभी व्यापकता व कभी संकीर्णता आती रही है। जैसे भारत में कुछ समय पहले तक अध्ययन व खेलकूद प्रवृत्ति को एक दूसरे का विरोधी माना जाता था, लेकिन बाद में जब इसका आभास हुआ कि विद्यालयों से निकले हुए युवक वास्तविक जीवन में असफल भी हो रहे हैं, फिर इस धारणा का विकास हुआ कि जीवन की तैयारी के लिए पढ़ना लिखना ही सब कुछ नहीं है। मनोवैज्ञानिक विकास से भी बालक की मूल प्रवृत्तियों में विकास संभव है और अध्ययन मात्र से बालक का पूर्ण विकास असंभव है। इसलिए विद्यालयों में पाठ्य विषयों के साथ साथ ऐसी प्रवृत्तियों का समावेश भी किया जाने लगा जिनसे बालकों में बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ स्वास्थ्य, सौंदर्यबोध, सृजनात्मकता तथा अन्य महत्वपूर्ण गुणों का विकास हो सके। पाठचर्या का क्षेत्र निरंतर व्यापकता की ओर बढ़ रहा है तथा इसके अंतर्गत विभिन्न प्रवृत्तियों का समावेश चला जा रहा है। इसके क्षेत्र के विस्तार की गति वर्तमान समय में इतनी तेज है कि इसकी सीमा को चिन्हांकित करते ही उसमें कई अन्य प्रवृत्तियों का समावेश हो जाता है। आज विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली सभी प्रवृत्तियां पाठचर्या का अंग होती हैं। अतः पाठचर्या के
विस्तार क्षेत्र का निर्धारण करना भी उतना ही कठिन कार्य है। अब आता है पाठचर्या के उद्देश्यों से संबंधित क्षेत्र। पाठचर्या के उद्देश्यों से संबंधित क्षेत्र निम्न है। पहला है सच्चरित्र तथा उच्च चरित्र का निर्माण। बालक में सच्चरित्र का निर्माण करना पाठचर्या का मूल उद्देश्य है। उच्च चरित्र द्वारा बालकों में नैतिक जीवन के लिए नींव डालना ही पाठचर्या का उद्देश्य है, जिससे बालक समाज कल्याण के लिए अपना योगदान दे सके। अब आता दूसरा नंबर उत्तम स्वास्थ्य। पहला सुख निरोगी काया। कथन के महत्व को ध्यान में रखकर ही विद्यालयों में पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। दार्शनिक का यह कथन भी पाठचर्या के महत्व को स्पष्ट करता है। तीसरा है राष्ट्रीय विरासत का संरक्षण। राष्ट्रीय विरासत का संरक्षण करना भी पाठचर्या का उद्देश्य है। राष्ट्रीय विरासत के प्रति श्रद्धा व निष्ठा रखना तथा व्यक्तित्व के उन्नयन का भाव उत्पन्न करना इसका अहम उद्देश्य है। चौथा है इसका ज्ञान एवं कार्य क्षमता। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर ज्ञान देना एवं कार्य में दक्षता उत्पन्न करना इसका परम उद्देश्य है। अब मैं आगे पाठचर्या के आधार बताऊंगा। जो पाठचर्या के 4 आधार हैं। पहला है सामाजिक शक्तियाँ, मानव विकास की स्थितियाँ, अधिगम का स्वरूप तथा ज्ञान एवं संज्ञान का स्वरूप। सभी समाज अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं और प्रगति करना चाहते हैं, इसलिए वे युवाओं को अपनी संस्कृति तथा मूल्यों से युक्त करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब इसका पहला बता रहा हूँ मैं, सामाजिक शक्तियाँ। किसी समाज में सामाजिक शक्तियाँ विद्यालय को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। ये शक्तियाँ सामाजिक लक्ष्य, सांस्कृतिक एकता तथा विभेद, सामाजिक दबाव, सामाजिक परिवर्तन, भविष्य योजना तथा संस्कृति की संकल्पनाओं के रूप में दिखाई देती हैं। हमारा देश जो कि बहु संस्कृतियों से युक्त है तथा जिसका इतिहास बहुत पुराना है, इसमें सामाजिक शक्तियाँ ही शिक्षा के सामाजिक कार्यकलाप का निर्धारण करती हैं। पाठचर्या समकालीन सामाजिक शक्तियों को प्रतिबिंबित करती हैं तथा समाज के स्वरूप को निखारने में सहायक होती हैं। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 तथा 1992 में संशोधित में ये स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति उस राष्ट्रीय पाठचर्या प्रारूप पर आधारित होगी जिसमें सामान्य मूलभूत एकता के साथ ही अन्य घटकों का लचीलापन भी सम्मिलित होगा। सामान्य मूलभूत एकता के अंतर्गत भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, संवैधानिक दायित्व बोध तथा राष्ट्रीय अस्मिता के विकास हेतु आवश्यक विषय वस्तु निहित होंगी। ये तत्व सभी विषयों में समाहित होंगे तथा भारत की साझा संस्कृति, समतावाद, लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता, लिंग भेद की समाप्ति, वातावरण की सुरक्षा, सामाजिक व्यवधानों से मुक्ति, छोटे परिवार रखने पर बल तथा वैज्ञानिक प्रवृत्ति के
प्रवृत्ति के विकास जैसे अभी नहीं। मूल्यों के विकास पर भी बल दिया जाएगा। सभी शैक्षिक कार्यक्रम धर्मनिरपेक्ष मूल्य को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वित किए जाएंगे। अब 2 नंबर आता है इसका, मानव विकास की स्थितियां। बालक की वृद्धि तथा विकास के विभिन्न पक्षों की पूर्ति में समाज के साथ ही विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम का ही योगदान होता है। 20वीं शताब्दी में बाल विकास का अध्ययन तथा तत्संबंधी शीघ्र शोध से बच्चों के विकास की स्थितियां, उनकी चिंतन प्रक्रिया, आवश्यकताओं तथा अभिरुचियों के प्रति नए ढंग से सोचने की दृष्टि मिली है। बच्चे बड़ों के लघु रूप नहीं हैं, वे प्रौढ़ों की अपेक्षा कई महत्वपूर्ण दृष्टियों से भिन्न होते हैं। विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में अंतर केवल मात्रात्मक ही नहीं, गुणात्मक अधिक होता है। इस अंतर को अनेक मनोवैज्ञानिकों ने विशेष रूप से जॉन पियाजे ने विस्तार पूर्वक समझाया है। मानव विकास का ज्ञान पाठचर्या विकास में अध्यापक की सहायता करता है। इस प्रकार से विकसित पाठचर्या प्रत्येक आयु के बच्चे की विकासात्मक अवस्था के अनुसार उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। अब इसका तीसरा नंबर है अधिगम का स्वरूप। इसके बारे में बता रहा हूँ। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया पर विचार होता रहा। अनेक शोधकर्ताओं ने मनुष्य के अधिगम प्रक्रिया पर कार्य किया है। अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों पर अनेक शोध किए गए हैं। इसी दृष्टि से अधिगम के कई सिद्धांत विकसित किए गए, जिनमें प्रमुख है व्यवहारवादी सिद्धांत तथा संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये अधिगम सिद्धांत पाठचर्या नियोजन के कार्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से संपादित करने के पक्ष में है। पाठचर्या विशेषज्ञ इन सिद्धांतों के योगदान को नकार नहीं सकते, क्योंकि इनमें से अधिकांश वैज्ञानिक विधि से विकसित किए गए हैं। अब आता है चौथा पॉइंट इसका, ज्ञान तथा संज्ञान का स्वरूप। ज्ञान तथा संज्ञान के स्वरूप में बता रहा हूँ। पाठचर्या का एक अन्य आधार है ज्ञान तथा संज्ञान का स्वरूप। सूचना ज्ञान से किस प्रकार भिन्न है? बच्चे सूचना को ज्ञान में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं? कौन सा ज्ञान अधिक उपादेय है? विचार प्रक्रिया का क्या स्वरूप है? विभिन्न विचार प्रक्रियाएं तथा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के कौशल परस्पर किस प्रकार संबंधित है? इन प्रश्नों के उत्तर पाठचर्या में ज्ञान को संगठित करने की दिशा में सहायक हो सकते हैं। अब यह सिद्ध हो चुका है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी विशिष्ट अधिगम शैली तथा युक्तियों का उपयोग करता है। अतः एक अच्छी पाठचर्या में विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने की विभिन्न विधियों को स्थान मिलना चाहिए। इस प्रकार एक अच्छी पाठचर्या के ये 4 आधार हैं। इन आधारों पर अलग अलग बल देने के कारण एक पाठचर्या दूसरी से भिन्न हो जाती है। इस भिन्नता का कारण कभी ऐतिहासिक विकास की दिशा होती है तो कभी पाठचर्या का विकास करने वाले अध्यापक का अपना वैयक्तिक दर्शन होता है। अब इसके इकाई सारांश में बोल रहा हूँ। इसमें पाठ्यक्रम एक वाहक है जिसके द्वारा छात्र शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होता है। यह मुख्यतः शिक्षा की प्रवृत्तियों और दर्शन में परिवर्तन का स्वाभाविक रूप से अनुसरण करके प्रतिबिंब करता है।
पाठचर्या शिक्षण प्रक्रिया में एक धुरी का कार्य करता है। अब कल हम इसके सिद्धांतों के बारे में बताएंगे, पाठ्यक्रम के सिद्धांत। बस इतना ही।